नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे इग्नू का BHIC 102 का चीन की सांग सभ्यता के बारे में। तो चीन की सांग सभ्यता के बारे में जैसे कि उपदेश में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पहले पिछले कक्षा में पिछले अध्याय में पढ़े थे प्रस्तावना क्या होता है। दूसरी सहस्त्र BC के माध्यम से लेकर शताब्दी अंत तक चीन की सांग सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें कि सभ्यता की सभी विशेषता थी, यानी कि इसमें जो सभ्यता में विशेषता होती थी वो सारी विशेषता किसमें थी, सांग विशेष सभ्यता में थे, जिसमें कि धातु संशोधन प्रक्रिया एवं शहरी बस्तियों तथा ऐतिहासिक इमारतें स्पष्ट रूप से स्वीकृति समाज, जिसमें से राज, कुलीन वर्ग, आम नागरिक, एक राजनीतिक धार्मिक राज्य तथा पहली बार चीन में लेखन मौजूद था। यह पहली ऐसी सभ्यता थी जिसकी पुरातात्विक साक्ष्य लिखित दस्तावेज एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इनके अनेक विशेषता जो सैकड़ों सालों में से चीन सभ्यता के लिए जानी जाती थी। उनका मूल विकास सांग था। उनका मूल विकास जो था सांग था, जिसमें प्रतीकात्मक और लॉजिकिक लिपि या पृथ्वी पूजा या शिलालेख की परियोजना के सार्मिक के बड़े स्तरों पर लामवादी नौकरशाही शुरुआत में 8 दिनों तक आधारित परंपरागत कैलेंडर को सम्मिलित हैं। तो इस तरह से चीन की सांग सभ्यता का शुरुआत हुआ है। इसमें से प्रॉपर रूप से सारे तरीके से व्यवस्था किया गया था। पिछले 100 वर्षों में हम लोगों ने पिछले 100 वर्षों में रूप से पिछले 50 वर्षों में चीन पुरातात्विक खोज के प्रभावशाली परिमाणों के अध्ययन से चीन सभ्यता के बारे में कि प्रमुख एवं तो मुख्य दीवारों से इसकी जो आधारण प्रतिवृत्ति थे, संपूर्ण चीन की प्रयुक्त दीवारों से घिरी हुई बस्तियों तथा हजारों सावधान स्थलों खुदाई के बाद यह प्रमाण देता है कि इनके कांस्य युगीन सभ्यता थे। चीन की विस्तृत क्षेत्र एक अस्तित्व में नहीं रहे कि उन्होंने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, और इन सर्वेक्षणों ने कांस्य के इस युग में सबसे बड़ा विश्व संग्रहालय का पता चलता है। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि चीन उस समय कांस्य की ढलाई की प्रचलित तकनीक की उस काल के लिए अद्वितीय थी और वास्तव में आधुनिक परिज्ञात एवं आधुनिक रोमांचक कहानी है। चीन की कांस्य युगीन सभ्यता को प्रमुख स्थल क्या कहते हैं। चीन की जो है प्रमुख स्थल जो थे पश्चिमी क्षेत्र में, हालांकि प्रारंभिक में कांस्य की वस्तुओं कांस्य की ढलाई साक्ष्य उत्तरी चीन में हैंगांग प्रताप और उत्तुलता क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह सर्वेक्षण जो है 1969 ईस्वी से 1978 ईस्वी फिर 1999 में खोजी गई। एतुर्लू संस्कृत जो कि 1900 से 1500 BC के बीच फली फूली और कुटी हुई मिट्टी की बनी हुई दीवार की घिसी बस्तियों घेरे के सावधान के साक्ष्य के स्थल से प्राप्त होता है। कांस्य की वस्तु से मुख्य रूप से हथियार बर्तन और साथ ही यहाँ के कांस्य ढलाई एवं प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक में अनुष्ठानिक कार्यों के लिए कांस्य की वस्तुएं सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय भी इसी क्षेत्र से मिलते हैं। एलिड तो संस्कृति चीन के कांस्य एवं उदय का उष्ण काल माना जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये जो है आपका सिंधु सभ्यता चीन की कांस्य युग की सभ्यता है। इस तरह से इसका जो है इसका बाउंड्री था, इस बिल्डिंग था। यहाँ की जो है ढलाई भी करते थे कांस्य से कर देते थे। तो लगभग ये जो है एलार्जिंग संस्कृति जो कि 1600 से 1300 BC के अवशेष पाए गए हैं, ये संस्कृति कहीं अधिक व्यापक और परिष्कृत कांस्य की ढलाई रखने वाला साक्ष्य मिलता है, और यहाँ कांस्य की वस्तु का सबसे ज़्यादा संग्रहालय मिला था। यहाँ इसके अलावा ढलाई के कार्यशाल अवशेष मिलते हैं। एडगिल गंगा एवं सभ्यता शहरी बस्तियों का एक विशाल क्षेत्र है। इसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त दीवारों द्वारा की जाती है। इसकी परिधीय क्षेत्र
लगभग 7 किलोमीटर था और आधार जो है 20 मीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इन दीवारों के महलों और कांस्य की ढलाई कार्यशालाओं के सबूतों ऐसे समाज और राजनीतिक संरचनाओं के की ओर संकेत करते हैं और बड़े पैमानों पर सार्मिक की लामबंदी और नियोजन की सक्षम था। लेकिन चीन की कांस्य युगीन सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है अन्यांग के निकट उत्तरी चीन में हेनान राज्यों का भी एक भाग है, जो कि हड्डियां और कल हड्डी की विस्तृत जानकारी देखेंगे। और उसी तरह से लेकिन परंपरागत का उदाहरण स्रोतों से पता लगाने का प्रयास के रूप में हम 1982 में खुदाई की शुरुआत की। अज्ञात के निकट खुदाई शांग राजवंश की लगभग 1600 से 10,046 बीसी तक राजाओं की प्राचीन राजधानी की क्षेत्र को दर्शाता है। इस राजवंश की अस्तित्व को निश्चित करती है कि जिसे इससे पहले सिर्फ बाद में ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर जाना जाता था। यह 30 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें ऐतिहासिक महल, मंदिर एवं परिसर, विशाल सावधान स्थल एवं कांस्य की ढलाई कार्यशालाओं का अवशेष सम्मिलित है। यह प्रारंभिक एल्गार संस्कृति में काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन अन्य स्थल में मुख्य अंतर यह है कि यहाँ सर्वाधिक पुराने चीनी लेखन के सबूत वे मुख्य रूप से हजारों और लेख्ड हड्डियों के साथ साथ अनेक अनुष्ठान का प्रयोग की जाने वाले कांस्य वस्तु भी मिले हैं। तो यह लेखन हमें सुनिश्चित रूप से पहचानने में मदद करता है कि यह स्थल स्यांग राजाओं से द्वारा प्रशासित था। इनका मुख्य क्षेत्र अतिरिक्त उत्तरी चीन की पीली नदी के सहायक नदी क्षेत्र में फैला हुआ था। पिछले कुछ दशक में खुदाई लगातार नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अस्तित्व को प्रकट कर रही है। इन स्थलों में प्राचीनतम अर्तिलगांव और त्रिगंगा और त्यांग के समक्ष ये स्थल को उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी चीन की विभिन्न हिस्सा में स्थित है। साथ ही मध्य चीन में दक्षिण यांग नदी के क्षेत्र में स्थित है। चीन की कांस्य युगीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह जो है इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो यह इसकी विशेषता थी कि इस सभ्यता के कुछ देखिए यहाँ पे जो है चीन में कांस्य युगीन सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना के प्रणाली का पुनर्निर्माण करने में सहायता करती थी। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन वस्तुएं एवं कांस्य प्रौद्योगिकी। कांस्य वस्तु का सबसे विशाल संग्रह चीन में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये चीन में पाया जाता है। और कभी कभी विद्वानों एवं इतिहासकार ने चीन की कांस्य युगीन सभ्यता के अंत की तिथि की पुष्टि में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोहा का प्रयोग प्रारंभ होने के बाद भी लगातार धार्मिक अनुष्ठानों में अन्य कारणों में बड़ी संख्या में कांसे की वस्तु प्रयोग में लाई जा रही थी। कहता है इस दौरान चीन में कांसे की जो भी वस्तु बन रही थी उसमें से बर्तन और हथियार प्रमुख थे। चीन के 1200 बीसी में लगभग घोड़ा गाड़ी की शुरुआत के बाद गाड़ियों की कांसे की पुर्जे भी बनाई जाने लगी। अधिकतर कांसे के बर्तन शराब का प्रयोग से संबंधित थे और जिसमें से गर्म करने या शराब पकाने के बर्तन के शराब पीने वाले कप थे। कांस्य के दूसरा जो प्रमुख बर्तन मिला डिंग या तीन पैर वाला भोजन पकाने वाला था। ये सारे बर्तन आय प्रतिष्ठानों और समारोह में प्रयोग किए जाते थे। इनका अंदाज है कि इनका विशाल आकार से भी लगता है कि यह सबसे बड़े ऐसे बर्तन हैं को भाड़ा ये 1 टन से अधिक था। चीन की बर्तन में दूसरी प्रमुख विशेषता यह थी कि इसकी बाहरी आवरण या पेचीदी नक्शी बनी होती थी और इनकी उपयोगी कार्य अतिरिक्त सौंदर्यपूर्वक एवं आकर्षण प्रदान करती थी। हाल ही में मध्य चीन में खुदाई प्राप्त एक प्रमुख वस्तु उत्तरीय चीन की कांसे की
कांसे की वस्तु को भिन्न है, जो कि अलग प्रकार की संस्कृति को प्रस्तुत करती है। इसमें एंगेजिंग नदी के निचले क्षेत्र में प्राप्त अनुष्ठानिक घाटियाँ शामिल है। यद्यपि सर्वाधिक एवं उल्लेखनीय कांस्य वास्तविक दक्षिणी पश्चिमी चीन में शेजिंग एवं से मिलती है। इसमें कांस्य का मुखौटा, मानव और जानवरों की आकृति, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पुरानी मनुष्य एक आदिकमस कांस्य आकृति शामिल है। विभिन्न प्रकार के कांसे की वस्तुएं के अतिरिक्त यहाँ वे सभी उत्पादन की ही एक तकनीक कांसे की ढलाई, ब्रोंज कास्टिंग, इसकी मिट्टी चीनी मिट्टी के ढांचे में प्रयोग किया जाता था अपनाते थे। इस विधि को सर्वप्रथम मिट्टी के वस्तु के विशेष नमूना मॉडल बनाया जाता था। तत्पश्चात इसे आग में तपाया जाता था। उसके पश्चात मूल मॉडल में एक परत चढ़ाई जाती थी और इस परत के उनके भागों को काट कर हटा दिया जाता था और मिट्टी के दोनों मंडलों के साथ पतली परत का खुरचा जाता था, और ताकि जब बाहरी परत का जोड़ा जाता था तो दोनों के बीच अंतर टूट जाता था। तत्पश्चात पिघली हुई धातु, तांबा, टीन, सीसा मिश्रित को इस रिक्त स्थान पर डाल देते थे और उसे ठंडा होने के बाद बाहरी आवरण एवं परत के दर से हटा देते थे। तब कांसे की वस्तु दिखाई देने लगते थे। फिर इन पर पॉलिश की जाती थी और यह बहुत ही रोचक तथा यह बहुत ही बाहरी आवरण एवं नक्शी से बनाई जाती थी। जैसे कि कांस की ठंडा होने के बाद बिल्कुल यह मिट्टी के सांचे के अंदर ही बनी होती थी, ताकि सभी इसे भी वस्तु को साथ डाल सके। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वस्तुएं जो है कांसे की बनाई हुई है। ये भी देख सकते हैं कांसे की उस जमाने में बनाया गया। शंग वंश के जो है कांस्य मंदिर की परीक्षण, इस तरह से वहाँ के शंग वंश के जो है मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। चीन में कांस के ढालने की विधि प्रचलित में थी और अन्य जगहों पर प्रयुक्त हथौड़े मार कर हैमरिंग आकृति बनाने की विधि, जैसे कि प्राचीन थैल में थे और अधिक से अधिक जो थे क्या थे, अधिक से अधिक जटिल और आज से परिष्कृत। पुरातात्विक इतिहासकार रॉबर्ट वेल्क के अनुसार यह धातु अयस्क से बहुत ही श्रमिक और उपस्थिति में दर्शित। इस विधि में बड़े स्तर पर कुशल का श्रम एवं विभाजन का उत्पादन किए जा सकते थे। चूँकि ले जाने के लिए क्षेत्र में जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था और यह तथ्य के भी चीन की कांस्य उत्पादक सभ्यता को कांस्य ढलाई का एक समान तकनीक ही अपनाते थे। इस बात का सबूत है कि उनसे इतने पहले भी आपस में संपर्क था। दीवारों से घिरी बस्तियाँ। नई पुरातात्विक खोज के उत्तर पाषाण काल में की 50 से भी अधिक पर्चीयुक्त बस्तियों का पता लगाया गया। संस्कृति की काल में ये प्राच्युक्त बस्तियों के मुख्य रूप से उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सीमित थी। सबसे बड़ी बस्ती जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर फैली थी। इसमें से सभ्यता 600 मकान मौजूद थे। कहता है एक लिंग संस्कृति के समय आते इन बस्तियों का महल, मंदिर, विशाल कब्रिस्तान और गोदाम, अनाज घर तथा साथ ही कार्यशालाएं भी मौजूद थी। इन बस्तियों के विशेषता यह है कि दीवार के मुख्य इमारतों नींव की कुटी हुई मिट्टी से बनी हुई है और सर्वप्रथम बांस की एक ढांचा बनाया जाता था और इसमें गीली मिट्टी की परत डाला जाता था और गीली मिट्टी की परत को पीट कर कठोर कर देते थे और इस पर दूसरी परत डालने पर डालने से पहले इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि दीवार अपेक्षित ऊंचाई तक न पहुंच जाए। इस प्रक्रिया परिणाम स्वरूप दीवार की संरचना अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती थी।
कहता आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रक्रिया का प्रयोग कई सालों बाद चीन की महान कार्यशाला दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी बनाने के लिए भी किया गया था। इन विशाल प्रचुरित बस्तियों को अस्तित्व एवं मुख्यतः एल्गिन काल से इस समय राजनीतिक सामाजिक एवं संगठन के और संकेत करता है, जिनके तहत निर्माण की भारी संख्या में उनके सार्वजनिक लामबंदी एवं मोबाइलाइजेशंस की जाती थी। इन तकनीकों को सामुदायिक अथवा उन उदित राज्यों के शत्रुओं और आक्रमण से बचने के लिए स्वयं की रक्षा प्रदान करने की आवश्यकता दर्शाया। सावधान का था चीन की कांस्ययुगीन सभ्यता में प्रमुख साक्ष्य हजारों सावधान स्थलों से मिलते हैं। उस समय के चीन की निवासी सिर्फ मृतक को दफनाने थे, बल्कि उनके साथ उनकी ज़रूरतें की कुछ वस्तु भी कब्र के साथ रख देते थे। वे मानते थे कि मरने के बाद भी मृतक को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। मृतक व्यक्ति जितना अधिक धनी अथवा प्रतिष्ठित था, उसके कब्र में उतनी ही वस्तु क्या थी, ज़्यादा डाल देते थे। जैसे इससे हमें उस समय के लोगों की भौतिक, संस्कृति और सामाजिक संगठन की राजनीतिक एवं संरचना तक का, यहाँ तक कि उनकी आस्था का और धार्मिक विश्वासों के बारे में भी जानकारी मिलती है। नदी के पार अन्य पुरातात्विक स्थल के महल एवं परिसरों के लिए एक शाही कब्रिस्तान का अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे सांग राजाओं के 8 मकबरे तथा अपूर्ण मकबरे पाए गए थे। ये जो है जटिल संरचना के गहरे शाफ्ट सावधान गड्ढे थे, जिसके लिए अत्यधिक संसाधनों और कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ी होगी। कब्र मिस्र के राजाओं फिरौन मिस्र की राजनीतिक धार्मिक नेता एवं उपाधि, जिसे अपनी इकाई 8 में पढ़ा होगा कि कब्रों में बहुत अलग नहीं था। यद्यपि कई सौ साल में थोड़ा बहुत सारी कब्रों लुटेरे द्वारा लूट ली गई थी और अन्य उपांग वे शाही उन डाकुओं को भी अछूत रह गए। यानी कि जो कब्र के साथ डाला गया था वो क्या डाकुओं ने लूट लिया। और जब ये अन्य की शाही उन कब्रों को डाकुओं से अछूत रह गए तो यह कब्र लेडी होवा के संग राजू डूंगा की पत्नी थी। यह हालांकि संग राजाओं के कब्र से छोटी थी, फिर भी आधुनिक चीनी पुरातात्विक आश्चर्यजनक खोज है। यह कांसे की उनकी तरह उनकी वस्तुओं के अलावा उनकी कब्र में बहुत सारी वस्तुएं थी, जिसमें से हरे रंग की कीमती पत्थर एवं जड़ी हड्डियों दांतों से बनी हुई मिट्टी के बर्तन एवं पत्थर के शामिल थे। इसके अतिरिक्त हजार कड़ी शैली कवर सेल से इन वस्तुओं को लेडी हवा द्वारा अपने जीवन काल के एकत्रित किए गए थे और कुछ वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करती थी, जबकि कुछ अन्य सांकेतिक वस्तुओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ देने के लिए रखी गई थी। उनकी कब्र में 6 कुत्ते और 16 मनुष्य के कंकाल भी पाए गए थे। कांस्य की कलात्मक शिल्पकृतियों और उत्कीर्ण अभिलेखों और पुरातात्विक ने आसानी से इन सब बातों का पता लगाया और ये कब्र लेडी हवा के संबंधित रखती थी। दुर्भाग्य लेडी हवा ने इस सामान्य महिला थी और न ही केवल शाही सहचारी थे। यहाँ इस बात का पर्याप्त साक्ष्य मिलता है कि यह एक सैन्य जनरल थी जो कि युद्ध फौज में उगाई करती थी। इसके साथ बहुत सारे चीज़ दफनाए गए थे। कहता है इन सब शाही कब्रों में अतिरिक्त कम से कम 3000 से अधिक सावधान स्थल सांग की शासनकाल के समय पाए गए थे। यद्यपि इनमें से सिर्फ कुछ भी खुदाई की गई कब्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और उनकी मात्रा विभिन्न सामाजिक स्तरों को विद्यमान को दर्शाता है। इन कब्रों से हमें इस बात का पता चलता है कि उस समय के लोग पूर्वज और
प्रति लगाव और समाज के विश्वास के मृतकों के रहने के लिए सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी, जिसका प्रयोग भी अपने जीवन में रहने के लिए जीवन काल में करते थे। राजाओं के कुलीन वर्गों के लिए इसका अर्थ है कि लोगों की मृत्यु के बाद उनका साथ देने के लिए अन्य मनुष्यों की बलि देकर उन्हें उनके साथ दफना दिया जाता था। ये उनकी पत्नियों, घनिष्ठ अनुचर भी हो सकते थे। वे दास या कैदी भी हो सकते थे। जैसा कि कब्रों में ऐसे कंकाल पाए गए जिसमें से किसी के सिर कटे अथवा किसी के अंग भंग किया गया था, और सांग के सावधान स्थलों पे वस्तुएं मिली। कुछ भी लेखन भी किया गया। ऐतिहासिक तौर पर कब्रों के चीन कांस्य युगीन सभ्यता की जानकारी है। तो पहला क्वेश्चन है, चीन की कांस्य युगीन सभ्यता युगीन स्थलों की सूची बनाओ तथा साथ ही यह बताओ कि किस अवधि में विकसित हुआ था। तो ये अवधि हुआ था 1600 से 1200 के बीच। ये जो है शुरुआत हुआ था कांस्य युगीन सभ्यता, और इसमें विश्व के सबसे ज़्यादा कांस्य की वस्तु जो प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो था कांस्य को गलाने की विधि ज्ञात हो गया था। और दूसरे सभ्यता में कांसा को जो था पीट कर उसे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था या किसी प्रकार की वस्तु बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। सांग सभ्यता एवं कांस्य की वस्तु बनाने की तकनीक का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के पहले ढांचे तैयार किया जाता था, उसमें कांस्य को गर्म करके उसके बाद उसे ढाल दिया जाता था, उसके बाद उसे आसानी से हटा दिया था। सांग काल में सावधानों का प्रमुख विशेषता क्या थी? सांग काल में सावधानों का प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ के जो भी मरते थे या उसको दफनाने में जो कब्र में थे, और कब्र में क्या डालते थे, वहाँ पे वहाँ की संस्कृति के अनुसार वहाँ के कांस्य के कुछ बर्तन देते थे। उनका मानना था कि जो मर जाते हैं तो उसमें कुछ उसको ज़रूरत पड़ेगी। सामाजिक स्तर पर वंश परंपरा। सामाजिक स्तर पर जैसे कि उपयुक्त सावधान एवं स्थलों के चर्चा से हमें स्पष्ट होता है कि सांग की अत्यधिक एवं स्वीकृति एवं निवास स्थल एवं विभिन्नता के सबूतों के लिए वहाँ से स्पष्ट वर्ग विभाजन था। और अविभाजन वर्ग, जिसमें से शाही परिवार के कुछ वर्ग कुलीन थे, जिसमें से कुलीन परिवार सांग की राजधानी सांग में रहते थे, जबकि अन्य छोटी और बस्तियों में फैले हुए थे। इसमें से फैले हुए थे। इस समाज के अलग अलग व्यवसाय और जिसमें कांसे की ढलाई, कुम्हार एवं बैरिया इत्यादि प्रकार के वर्गों के अनेक कुछ अभिलेख थे, कहकर इसे संबोधित किया जाता था। और विद्वानों का इस विषय में बहुत अधिक चर्चा हुई, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति की दर्जा स्टेटस क्या था, इस व्यक्ति में सहमति नहीं बन पाई। और वे गुलाम थे या तरीके की किसी दास थे, यह सिर्फ किसान एवं अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। स्पष्ट यह संख्यक श्रमिक एवं आवश्यक पूरी करते थे, और संभवतः किसी अन्य शहरों से लाए गए कैदी भी शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। तो कहते हैं इसके बाद जो लिखित पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इससे पता चलता है कि वंश या वंशीय परंपरा का महत्व था। यह वंशीय परंपरा का कुलीन वर्गों के लिए आवश्यक ही बल्कि सभी साथ ही कलात्मक एवं व्यावसायिक समूह के लिए महत्व रखते थे। यहाँ के ज्ञात्रीय संबंधों को जोड़ने के लिए पूर्वजों के साथ पूजा
पूर्वजों की पूजा को अथवा उसके प्रति श्रद्धा का प्रचलन था। इस वंशों में विभिन्न प्रकार के समूह संघ माना जाता था। कहता है राजत्व एवं प्राकृतिक संघ वंश जो था, कहता है राजत्व एवं प्राकृतिक, कहता है राजा का जो था, राजा का प्रत्येक शासक थे। इसका अर्थ था कि राजा को एक बड़े परिवार या जुड़े हुए वंशों को समूह समझा जाता था, जिसका मुखिया राजा होता था और वह प्रभावशाली अथवा राजकीय वंश का होता था। उत्तराधिकारी वंशानुगत था, और यद्यपि यह आवश्यक नहीं था कि राजा अपने बड़े पुत्र को ही नियुक्त करे। राजा अपनी प्रजा का पूर्ण अधिकार रखता था, यहाँ तक कि उनके जन्म और मृत्यु का अधिकार की शक्ति भी उनके पास होती थी। कहता है सांग राजा चीन एवं केंद्रीय कोर्ट इस भाग का शासक करते थे, और जो अधिक बड़ा नहीं था उनसे उत्तरी चीन की भाग में चीन में शामिल थे, और उसमें मुख्य भाग के चारों ओर छोटे छोटे राज्य या रियासत में सांग राज्य के वंश या राजाओं के मित्र द्वारा शासित की जाती थी। सांग राजाओं के क्षेत्रों में प्रायः नियमित विचरण करते थे। इसके अतिरिक्त इसके आगे कुछ क्षेत्रीय भी और उपनिवेश शत्रुओं के नियंत्रण किए जाते थे, जिनके विरुद्ध सांग राजाओं का प्राय युद्ध भी होते थे। अधिक संख्या में कब्रों में विकलांग की या अस्थियों भंग लोगों की भी कंकाल या शायद उन्हें युद्ध में बंदियों के थे। सांग राजा के अस्थाई सेना नहीं रखते। सांग राजा जो थे वो अस्थाई सेना नहीं रखते थे, बल्कि रिश्तेदार के छोटे कुलीन एवं सहयोगी पर निर्भर रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय सैनिक की आपूर्ति करते थे। कहता है इसकी अवधि अभिलेख में दर्शाता है कि सांग राजा शासन के अनेक पहलू, जैसे कि युद्ध खेती, सफलता एवं शहरों का निर्माण एवं अन्य किसी ऐसी कोई भी बातें पर ध्यान देते थे। लेकिन सांग काल में राजस्व की अद्वितीय एवं प्राकृतिक थी, और राजा की धार्मिक राजनीतिक दोनों ही प्रमुख रूप से सांग राजा के एक प्रकार का धर्म राजनी थ्योरोटेरी समझा जा सकता है। कहता है क्योंकि राजा की राजाशाही सर्वोच्च होता था, इसलिए राजा ही अपने पूर्वज ईश्वर से सीधे से बात कर सकता है। सर्वोच्च देवता डीजे कहलाता था और शामिल था। यह प्रक्रिया देवीकरण एवं निरीकरण से देवता की बात कहता है, इससे संपन्न कराता है। इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। उत्तरांग सांग काल के दौरान राजा अन्य देवत्व माध्य एवं उपयोग नहीं करते थे, बल्कि स्वयं आत्मा के साथ संवाद क्या करते थे। कहता है यह विश्वास सांग राजा के देवता आत्मा और समाज के माध्यम में संचार का एकमात्र माध्यम था, और इस विश्वास के सांग राजाओं ने अपनी प्रजा का अधिकार काफी बल मिला होगा। कहता है देवीकरण एवं बलिदान आत्मा और ईश्वर के एक बहुत बड़े समूह सांग लोग विश्वास रखते थे। इनसे जो सर्वाधिक और प्रमुख थे उसे डी या सांग डी के नाम से जाना जाता था, और उनके प्राकृतिक देवता पर विश्वास था, जिसमें से वर्षा, तूफान, हवा, सूरज, चांदी आदि सम्मिलित थे। सांग अपने पूर्वजों की आत्मा का पूजन करते थे, और उनके मत था कि पूर्वज जितना अधिक पहले के होंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली होंगे। राजाओं को अपने पूर्वजों की आत्मा और ईश्वर के प्रसन्न करने की धार्मिक संस्कृति एवं सभाओं का आयोजन एवं उनके प्रचार प्रसार करने का प्रमुख कार्य था। और पुरातात्विक उत्खनन में विशाल महल, मंदिर परिसर मिले, जहाँ पे राजा द्वारा अन्य अनुष्ठान का नियोजन
आयोजन किया जाता होगा। कहता है राजा ने सिर्फ ईश्वर और आत्माओं की पूजा किया करते थे, बल्कि वह अपने शासक के संबंधित अन्य सिर्फ विषय जैसे कि राज्य से संबंधित कृषि, फसल की दशा, बच्चों की पैदाइश, बीमारियों के प्राकृतिक अपवादों के अन्य विशेष पर ईश्वर की आत्मा और प्राय संवाद भी क्या करते थे। देवीकरण एवं यह प्रक्रिया ऑर्कल बेंस द्वारा संपन्न की जाती थी। ऑर्कल बेंस का द्वारा संपन्न की जाती थी। कहता है सर्वप्रथम राजाओं के विशेष एवं प्रश्न के संक्षिप्त रूप में यह लिख दिया जाता था कि ये प्राय बैलों के कंधे की समस्त हड्डियों और फिर कछुओं के अंदर के कवच सेल होते थे, और फिर भविष्यतः डिलीवरी के बाद स्वयं राजा अपने इन हड्डियों को तब तक गर्म करते थे जब तक कि ये दरार ना जाए। हड्डियों की चटकाने के तरीके के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में व्यवसाय एवं भविष्यवाणी की जाती है। प्रश्न के मामले में संबंधित वास्तविक परिणाम या उत्तर जो समझा जाता है कि उसके हड्डियों पर लिखा जाता था। और कहता है और हड्डियों से मिले लिखावट का पता सर्वप्रथम 1899 में प्राचीन सभ्यता से मिला, उस समय से लेकर अब तक उस 2 लाख वर्ष तक अधिक औरजक हड्डियों के टुकड़े कहता है। और हड्डियों की लिखावट तो सब पता सर्वप्रथम जो है 1899 ईस्वी में प्राचीन सभ्यता से मिली थी। उस सभ्यता से लेकर अब तक 2 लाख से अधिक और हड्डियों के टुकड़े पाए गए, जिसका समय मुख्यतः साक्ष्य नहीं मिला था। इस प्रकार से तथ्यों से पुष्टि करती है। देख सकते हैं इस प्रकार की जो है वहाँ की सभ्यता का जो है ये हड्डी मिलते थे और उसको चिटकाते थे, जब तक उसे गर्म करते थे उसके बाद उस पर कुछ लिखने का काम भी करते थे। कहता है देन लेखन क्या कहलाता था, चलिए देखते हैं। लेखन जो है देखिए लेखन कहता है और हड्डी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि चीनी लेखन एवं प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास ही इसे पाए गए जाते थे, और लेखन की खोज सांग काल में चीन काल में माना जाता है, और लेखन के मौजूदे और हड्डियों की कांस्य वस्तु पर पाए जाते थे। प्रतीक बाद और आगे चलकर चीनी लिपि को अग्रदूत बन गए, और चीनी लिखावट का प्रतीकात्मक एवं अकेला प्रतीक का एक उदाहरण एवं विचार प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं में इसकी निहित एवं उनका अर्थ होता था। और उदाहरण के लिए चीनी शब्द में बच्चा, चाइल्ड एवं पृथक सिंगल कैरेक्टर जैसे को सेवन काट के आदमी की चीनी की इस तरह से प्रकार से एवं ये लिपि ध्वज एवं विज्ञान के आधारित से दर्शाया गया। स्वयं से कोई अर्थ प्रकट नहीं करते थे। प्रातः संग लेखन की पूरी प्राथमिक पद्धति आधुनिक चीनी लिपि थोड़ी सी अलग एवं चीन की लिपि द्वारा विद्वान के द्वारा की गई और लिखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है राजन सांग एवं चीनी के बलिदान को आवश्यक क्यों समझते थे। सांग ने चीनी के बलिदान इसलिए आवश्यक समझा जाता था क्योंकि वो जो है अपनी जैसे कि किसी प्रकार का बलिदान ये संस्कृति से रिलेटेड थे। यहाँ पे बलि ये हिंदू की परंपरा है, लेकिन वह जो राजा रहते थे वहाँ की बलि की परंपरा थी। चीनी भाषा के लेखन प्रयुक्त की जाने वाली लिपि के 2 प्रमुख विशेषता के थे। इसमें जो 2 प्रमुख विशेषता जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो जिसे लिखा जाता था उसमें क्या लिखा जाता है, 7 को काट दिया था, उल्टा प्रकार से चाइल्ड एंड सिंगल कैरेक्टर का निर्माण किया जाता था। आगे चलते हैं, सिंबॉलिक रूप से करते हैं। सांग कौन थे। सांग सभ्यता का आधारपूर्ण एवं बाद में कालों के प्राकृतिक रिकॉर्ड के आधारित प्राकृतिक एवं पुराणिक प्रमाणों का इस बुनियादी काल में संभव एवं हमारी समझ बढ़ाने के लिए विशिष्ट योगदान दिया। प्राकृतिक साक्ष्य के लिखित रिकॉर्डिंग
पुरातात्विक साक्ष्य के लिखित एवं रिकॉर्ड्स के चीन सांग के अस्तित्व एवं सर्वाधिक प्रारंभिक एवं संदर्भ में पहली शास्त्र बीसी से हुई। बाद में इस यांग के विषय में जानकारी थी कि यह काफ़ी संक्षिप्त में थी। इसके अतिरिक्त कोई अलग से संक्षिप्त इसके अतिरिक्त कोई भौतिक साक्ष्य इसके अस्तित्व में के बारे में जानकारी नहीं देते थे। 100 वर्ष पहले अर्लकल हड्डे पर लिखित अभिलेख की खोज के साथ और बाद में कई स्थानों पर और विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों की विशेष खुदाई के साथ यह सब परिवर्तन होना शुरू हुआ। कहता है जिन राजाओं का नाम अर्कल हड्डियों पर मिले हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों से भी मिलते थे। कहते थे कि लेडी हावा की कब्र में पहली ऐसी कब्र थी जिसमें से गाथाओं की शामिल व्यक्तियों की संबंधित थे। चीन की सभ्यता में मिथिक एवं काफ़ी हद तक धुंधली थी और अब तक स्पष्ट होने लगा है कि जबकि चीन की पुरातात्विक खोज खुदाई काफ़ी रफ्तार से चल रही थी, तब हम यह आशा कर सकते थे कि इसकी तस्वीर भविष्य में स्पष्ट हो जाएगी। कहता है निश्चित ही के तो लिखित ऐतिहासिक एवं विवरण के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से संबंध सांग एवं सांग सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी को अधिक विश्वसनीय बना दिया। और साथ ही कुछ विद्वानों का यह मानना है कि कुछ ऐतिहासिक कथाएं सांग की सभ्यता का अवधारणा है कि सीमित कर सकती है। प्राय इतिहासकारों के आत्मविश्वास पूर्ति के लिए प्रातः साक्ष्यों को लिखित विवरण एवं मिलना तोड़ मरोड़ कर देता है या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखा कर देता है और इसे सांग सभ्यता को पुरातात्विक एवं के समय उसकी छवि को उभार रखी है। इसके प्रमुख आयाम जो है नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, कुछ छूट सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जिया ऐतिहासिक कथाओं में जो है विरुद्ध सभा का जिया राजवंश के संबंधित बहस एवं उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। चीन की ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार चीन का पहला राजवंश जिया का था और रंग का परंपरा कथा के अनुसार जिया का अंतिम शासक संघ के पहले शासक ने हराया था और उसके परिणाम स्वरूप चीन की पुरातात्विक जिया का अधिकर्तृत्व एवं संस्कृति के रूप में देखा जाता था। सांकेतिक रूप में परंपरागत एवं चलिए दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। सांग की सभ्यता सांग की विरासत कहता है प्रतीक एवं दुनिया की खेल लिखने एवं चीनी की लिपि अद्वितीय एवं अक्षरों का प्रभाव चिन्हों के द्वारा विचार एवं क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व एवं चीन की लेखक भाषा में पहचाना जा सकता है। यह स्पष्ट सांग की सभ्यता का अस्तित्व है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।